ठीक है, चलो इसको करते हैं हम लोग, है ना। जैसे सबसे पहले पहला वाला सवाल है। पहला वाला सवाल क्या मैं करूंगा या नहीं करूंगा, तो ये सवाल मुझे बहुत अच्छा तो लग नहीं रहा है। क्यों नहीं लग रहा है मैं इसका कारण बताऊंगा। मगर ये मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है ना, आसान ही है। पर क्योंकि मुझे इक्वेशन वगैरह और ये सब सॉल्व करना ठीक नहीं लगता है स्टार्टिंग में, तो इसलिए सर हिंट दे दीजिए एक्चुअली बस करना कैसे है? मैं बताता हूँ कैसे। ठीक है। अब करना ही है। इधर देखो, सबसे पहले मैं इसको देखूंगा। इसको देखने के बाद में मुझे पता चला कि यार आंसर किस में आ रहे हैं, नंबर में आ रहे हैं, आंसर ए और बी की फॉर्म में नहीं आ रहा है। ठीक है। पहला ऑब्जर्वेशन तो मेरा ये रहेगा। दूसरा ऑब्जर्वेशन मेरा क्या रहेगा कि दो इक्वेशन है। पहली इक्वेशन है और वेरिएबल कितने हैं, तीन। तो क्या मैं ए बी सी की इंडिविजुअल वैल्यू निकाल पाऊंगा क्या नंबर की फॉर्म में? तो इसका जवाब है नहीं निकाल पाऊंगा। ए बी और सी नहीं निकाल पाऊंगा नंबर की फॉर्म में। इसका मतलब क्या है कि इसका आंसर आएगा तो आएगा कैसे, नंबर की फॉर्म में कैसे आंसर आएगा कि ए को भी आप किसकी फॉर्म में रखोगे, किसी भी एक वेरिएबल की फॉर्म में, बी की फॉर्म में रखोगे। सी को भी आप किसकी फॉर्म में रखोगे, बी की फॉर्म में रखोगे, और ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कटेगा और नंबर बनेगा। ठीक है। या फिर आप किसकी फॉर्म में रख लो, ए को भी किसकी फॉर्म में रख लो, आप सी की फॉर्म में रख लो, बी को भी किसकी फॉर्म में रख लो, सी की फॉर्म में रख लो। और इधर ये सी की फॉर्म में ऑलरेडी है, तो सी की फॉर्म में फिर ये कटेगा आपस में और फिर नंबर बनेगा। इसका मतलब क्या है, वेरिएबल कटना ही है। ये जो भी वेरिएबल है ए बी सी, मैं नंबर की फॉर्म में तो रख नहीं पाऊंगा, ये फाइनली कटना ही है। मतलब इन वेरिएबल की वैल्यू से इंडिपेंडेंट होगा आंसर। इन वेरिएबल्स की वैल्यू से इंडिपेंडेंट होगा आंसर। तो फिर मैं क्या करूंगा इसके बाद में यहाँ पर, कि मैं किसी भी एक वेरिएबल को जो भी मुझे लगता है मैं उसको जीरो ही मानूं। जब इंडिपेंडेंट है तो फिर मैं जीरो ही मान लूँ उसको। तो मैंने क्या किया, मैंने सी को क्या मान लिया, मैंने सी को जीरो मान लिया। और सी को जीरो मान लिया तो इक्वेशन क्या बन गई, 9 ए प्लस बी इज इक्वल टू 12। यही वाली इक्वेशन मेरे को सॉल्व करना ठीक नहीं लग रहा था, और उधर भी जीरो मान लो। तो ये क्या हो जाएगा, 8 ए माइनस 12 बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। आपका मन हो तो आप किसी और को भी जीरो मान सकते हो। जीरो क्या, 1 2 3 4 कुछ भी मान सकते हो। ठीक है ना। मैं 12 से मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, 108 प्लस 12 बी इज इक्वल टू 144। मैं क्या कर रहा हूँ, कोई एक वेरिएबल काटने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कितना हो जाएगा, 8 ए माइनस 12 बी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। दोनों को अगर मैं जोड़ दूंगा तो ये कितना आ जाएगा, ए इज इक्वल टू 145 अपॉन 116। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/4। ठीक है। 29 के टेबल में आता है और उससे कट जाता है। तो 5/4 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 25 डिवाइडेड बाय 16। ठीक है। इसको किसी भी एक इक्वेशन के अंदर आप रख दो। इसके अंदर रख लेते हैं, सेकंड वाले के अंदर। तो 5/4 अगर मैं यहाँ पर रखूंगा, 5/4 रखूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 10 माइनस 12 बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 9/12, यानी कि कितना आ जाएगा, 3/4। जब मैं इसको यहाँ पर रखूंगा, माइनस करूंगा, तो ये कितना आ जाएगा, 9/16। 16/16 यानी कि आ जाएगा। दो तीन चीजें और एक्सप्लेन कर देता हूँ। जीरो ही क्यों रखा, 1 2 3 क्यों नहीं रखा। 1 2 3 रखते हैं जबरदस्ती में, नंबर बड़े होते ही है, जीरो रख लिया, ज्यादा अच्छा है। ठीक है ना, कुछ भी रख सकते हो आप इसके अंदर। इसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट ये लगा है कि आंसर जो है इन वेरिएबल्स के इंडिपेंडेंट है, क्योंकि आंसर जो है नंबर की फॉर्म में है। ठीक है। इस क्वेश्चन को करने में कितना टाइम लगेगा, इस क्वेश्चन को करने में लग जाएंगे 2 मिनट 120 सेकेंड्स। आगे चल रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल हम लोग करेंगे। इसने देखो ये बहुत बड़ा हिंट हमें दे रखा है कि ए और बी रेशनल रेशनल है। ए और बी रेशनल है,
तो इसके जो रूट्स, अगर एक रूट्स अगर इसका इरेशनल है तो दूसरा रूट भी इरेशनल होगा, कॉन्जुगेट पावर में होगा। तो आप कहोगे ये थ्योरी हमें आती है, पर ये वाली थ्योरी हमें यहाँ से आती है, ए प्लस आयोटा बी है। आयोटा बी नहीं, ए प्लस रूट बी इसका पहला रूट है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होता है, ए माइनस रूट बी। तो आप कहोगे पहली बात तो ये फॉर्म में है ही नहीं। अभी जो फॉर्म दे रखी है वो कौन सी फॉर्म दे रखी है, इसका भी रूट ले रखा है, तो इसका भी रूट ले रखा है, तो इसका हम कॉन्जुगेट कैसे निकालेंगे। तो मैं आपको क्या बोलूंगा, इसको सॉल्व कर लो आप लोग। अब अगर आप लोग ये पूछते हो कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको तो सॉल्व करना हम लोगों ने सीखा है। कौन से चैप्टर में सीखा है, इंडाइसिस एंड सर्ट्स के अंदर सीखा है। क्या हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस रूट 252। तो मैंने आपको क्या बोला था, इसको किसके बराबर मानो आप, ए माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर मानो। तो जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली जो टर्म होगी वो तो बनाएगी 16 को, और माइनस 2 टाइम्स ए बी बनाएगी इसको 252 को। इस 2 को भी अगर मैं अंदर डाल देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स ए बी, 4 टाइम्स ए बी हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले तो मैं इसके अंदर इसको मैं 4 से डिवाइड करता हूँ, यहीं से ही ट्रायल करेंगे हम। तो 252 और 4 टाइम्स ए बी आएगा यहाँ पर। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 6, और ये कितना आ जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा 63। 10। सर टू रूट ए भी नहीं होगा, आपने ए माइनस बी का स्क्वायर लिया। अंदर तो जाएगा तो 2 का 4 ही बन जाएगा। नहीं सर, वो टू रूट ए भी लिखा ना आपने, और ए माइनस बी का स्क्वायर था, तो ए भी होगा। ठीक है। हाँ ये मैंने गलत लिख रखा है, या तो इसको ऐसे कर लो, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कर लो इसको, ये हो जाएगा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। ठीक है। अब इसको ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ो कि जिससे ये कितना आ जाए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ जाए, 16 आ जाए। तो ये साफ साफ दिख रहा है कितना हो जाएगा, 7 और 9 हो जाएगा। ये मैंने इतना सारा एक्सप्लेन करके वैसे ही बताया, ये आपको खुद को भी आना चाहिए पहले से, अगर मैं ना भी एक्सप्लेन करूँ तो। ठीक है ना। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर हम लोगों को पहले से पता चल गया कि क्या आएगा इसका। तो क्या आ रहा है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है √9 माइनस √7 का होल स्क्वायर। जब मैं इसके ऊपर भी, ये किसके बराबर है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसके बराबर है, जब मैं इसके ऊपर भी रूट लगाऊंगा तो इसके ऊपर भी रूट लग जाएगा, और इसके ऊपर भी रूट लग जाएगा। मतलब ये जो लिख रखा है इतना बड़ा, ये डराने के लिए लिख रखा है। ये क्या हो जाएगा, √9 यानी कि 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा ये। तो अब आ गया इस कॉन्जुगेट की फॉर्म में। तो इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, दूसरा रूट इसका क्या बनेगा, अगर इसके कोफिशिएंट अगर रेशनल है तो 3 प्लस √7। ठीक है। तो इधर देखो सम ऑफ रूट कितना आ जाएगा, सम ऑफ रूट कितना हो जाएगा, माइनस का, सम ऑफ रूट हो जाएगा इसका 6। दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो इस वाले को और इस वाले को, और ये क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स कितना हो जाएगा इसका बी, और ये कितना हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 9 - 7 यानी कि कितना हो जाएगा 2। तो ये कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, और ये कितना हो जाएगा बी, यानी कि 2 का स्क्वायर 4। तो ये कितना हो जाएगा 40। ये क्वेश्चन क्या 2 मिनट के अंदर हो सकता है, तो इसका जवाब है बिल्कुल 100% हो सकता है 2 मिनट के अंदर। मैंने एक्स्ट्रा टाइम लिया इसको फालतू चीजें बताने के लिए, ये सारी चीजें बताने के लिए। ठीक है ना। इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इसका रूट डायरेक्ट भी नहीं कर सकते। ठीक है। ये वाली चीज मेरे हिसाब से डायरेक्ट निकाली जा सकती है। आप में से बहुत सारे लोग एग्री करेंगे कि ये सब जो मैंने सीखा है ये बहुत ही नॉर्मल चीज है, हम लोगों ने खूब प्रैक्टिस की है इसकी। ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों को करना चाहिए। बस एक छोटी सी बात आप लोगों को यहाँ पर ऑब्जर्व करनी है, ये क्या है वन। सर वो लास्ट वाले का आंसर क्या था, एक बार बता दो। बोलो। ठीक है सर, आंसर ही देखना था।
एक चीज आपको ऑब्जर्व करनी चाहिए यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 1/5। आई होप कि आपको पहचानने में आता है। ये क्या है, 9 की पावर 1/5। 9 कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर और इसकी पावर 1/5। ये भी आपको डायरेक्ट समझ में आना चाहिए, तो इसके अंदर जितना भी टाइम वेस्ट हो रहा है तो ये सब नहीं होना चाहिए पेपर में। तो ये कितना हो जाएगा, 3 की पावर 2/5। ये कितना हो जाएगा, 3 की पावर 3/5। और ये कितना हो जाएगा, 3 की पावर 4/5। अब देखो, मैं इतनी गंदी चीज को हम लोगों को घसीटना नहीं चाहिए एग्जाम के अंदर, तो मैं इसको मान रहा हूँ भाई, 3 की पावर 1/5 को मैं क्या मान रहा हूँ भाई, यानी कि ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1 + y + y² +y³ +y की पावर 4। इस क्वेश्चन को करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो इस क्वेश्चन को करना चाहिए, है ना, मैं बताना पहले भूल गया। और करना नहीं चाहिए तो थोड़ा बहुत इसके अंदर मैं एक्सपेरिमेंट करके देखूंगा। वैसे एक जो क्लियर पिक्चर है मेरे दिमाग में कि ये एक एपी बनेगी, है ना, इसका सम बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा अगर आप इसे नहीं घसीटते हैं। एक नया वेरिएबल मान लेते हो जो कि आपको मानना ही चाहिए। तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 - सबसे पहले तो पहली टर्म आएगी यहाँ पर, पहली टर्म कितनी आएगी, 1 ही आएगी। और 1 - कॉमन रेशियो है y, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ जाएगी, 5। और डिवाइड में कितना आ जाएगा, 1 - कॉमन रेशियो विच इज y। ठीक है, मुझे ये बनाना है, तो मुझे क्या पता चल रहा है यहाँ से कि a डिनोमिनेटर में, तो मैंने इसको उल्टा कर लिया। 1/a इज इक्वल टू 1 - y/1 - y की पावर 5। ठीक है, इसके बाद में देखो y/5 की वैल्यू तो यहाँ से निकाली भी जा सकती है। y/5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। तो मैं इसको क्या करूंगा यहाँ पर, 1/a इज इक्वल टू 1 - y/1 - 3, यानी कि कितना हो जाएगा, -2। फिर मैंने देखा कि 2 के ऊपर 2 भी है, तो फिर मैंने इस वाले 2 को इधर फेंक दिया। इधर फेंक दिया तो इधर कितना हो जाएगा, -1 ही हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2/a इज इक्वल टू -1 +y। फिर मैंने देखा 1 प्लस में भी है, तो ये इधर आ जाएगा। और यही वाली चीज मैं सोच रहा था, अगर मुझे इसके अंदर तुक्का भी लगाना होता या मेरे पास में 10-5 सेकंड होते, तो मैं इस पूरे की जगह पर 3 की पावर 1/5 रखता, क्योंकि आंसर सारे इसी की फॉर्म में आ रहे हैं। तो वो भी आ गए यहाँ पर। इज इक्वल टू क्या है, y, यानी कि 3 की पावर 1/5। तो फाइनली किस में रिड्यूस हो गया, 3 की पावर 1/5, और इसकी होल पावर 15 के अंदर रिड्यूस हो गया। यानी कि ये कितना हो गया, 3 की पावर 3, यानी कि 27 इसका आंसर। ठीक है, अगर मेरे को इतना सारा एक्सप्लेन ना करना होता तो कितनी देर का ये क्वेश्चन होना चाहिए, 120 से थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हो वैसे, तो 120 सेकंड में भी हो सकता है। तो कितना हो जाएगा, 140 सेकंड। मैं 20 सेकंड एक्स्ट्रा बढ़ा करके दे रहा हूँ, 20 क्या बल्कि 30-40 सेकंड बढ़ा करके दे रहा हूँ इसके अंदर। इस टाइप के क्वेश्चन को खाली नहीं छोड़ के आना, आपको तुक्का भी लगाना है। आंसर भी इसकी फॉर्म में, इन सब की फॉर्म में। यस सर। ठीक है ना। और दूसरी बात यह है कि जो सबसे छोटी यूनिट है, जो 15 जो है, ये 15 है, मतलब अंदर वाली जो पावर है ये कटनी चाहिए इससे ना। तो कब कब कटेगी, जब अंदर वाली चीज 1/15 होगी, है ना, 1/15 होगी तो होल पावर 15 होगी। 3 तो वैसे भी आंसर नहीं है। 3 की पावर 1/5 होगी, इसकी होल पावर 15 होगी, या 3 की पावर 1/3 होगी, इसकी होल पावर कितनी होगी, 15 होगी। तो देखो 1/3 बनने का तो कहीं से कहीं तक चांस ही नहीं है, 1/5 बनने का जरूर है ना। क्योंकि ये क्वेश्चन फ्रेम ही ऐसे ही होते हैं कि ये जो पावर जो रहेगी, जो गंदी पावर है जो हमें पसंद नहीं आ रही, वो एक तरफ रख दी, और बाकी का पूरा सामान एक तरफ रख दिया, और कुछ आंसर लिया, तभी अच्छा आंसर आ सकता है। तो ये वाला सवाल भी मुश्किल नहीं है, डुएबल है बहुत। हमने थोड़ा एक्सप्लेन किया, इसलिए टाइम ज्यादा लगे। अब इधर देखो ध्यान से, इस वाले क्वेश्चन को पढ़ो, और पढ़ते पढ़ते एक पिक्चर बना लो दिमाग के अंदर। जैसे कि रूम 1 के अंदर कुछ लोग थे, इसके अंदर से 50% में कहाँ पर लिया है, 50% में लिया है रूम 2 के अंदर।
फिर रूम 2 के अंदर जितने भी लोग थे इसमें से मैं कितने ले आया यहाँ पर, 1/3 मैं इसके अंदर ले आया रूम 3 के अंदर। फिर रूम 3 के अंदर जो लोग थे इसके अंदर 25% में कहाँ पर ले आया, रूम 4 के अंदर ले आया। और फाइनली 20% ऑफ द पीपल रूम 5 के अंदर ले आया। तो क्या इस क्वेश्चन को हम लोगों को करना चाहिए? तो जवाब है बिल्कुल करना चाहिए, बहुत आसान सा सवाल है। ये कह रहा है पहले रूम के अंदर 1000 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते, तो बताओ रूम 5 के अंदर मैक्सिमम कितने लोग आएंगे। तो मैंने रूम 5 के अंदर कितना मान लिया, मैंने x मान लिया। तो 20% कब होता है, जब टोटल कितना हो 5x। अगर आपके 5 में से एक नंबर आता है तो टीचर बोलती है कि 20% मार्क्स है। तो टोटल कितना रहा होगा, 5x। रूम 4 के अंदर रहा होगा वही तो टोटल होगा। 5x को 25% कह रहा हूँ, और किसका 25%, रूम 3 के टोटल का। तो 25% कब होता है, 4:1 से बनता है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। 20x। ये है 1/3, 1/3 है। 1/3 कब कहेंगे, जब टोटल होगा 60x। और 50% हम इसको कब कहेंगे, 50% जब हम इसे कहेंगे जब ये 120x होगा। ठीक है ना। x को मुझे इंटीजर ही रखना है, क्योंकि आदमी पॉइंट में नहीं हो सकता, पहली बात। आदमी माइनस में भी नहीं हो सकता। x की वैल्यू में कितनी बड़ी रख दूं यहाँ से कि 1000 से नीचे नीचे रहे, इस वाली कंडीशन को फुलफिल करने के लिए। बड़ी से बड़ी वैल्यू हम लोग क्या रख सकते हैं कि 1000 से नीचे रहे। x की वैल्यू कितनी रख सकते हैं, इंटीजर की फॉर्म में। तो रूम 5 के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ लोग कितने हो सकते हैं, 8। ये वाला क्वेश्चन भी कितनी देर का है, ये वाला क्वेश्चन भी, क्योंकि पढ़ने में इसको टाइम लगेगा आपको। तो 120 सेकंड है। पढ़ने में अगर थोड़ा सा स्लो हो, हमारा कंसंट्रेशन कम है, तो 130 140 सेकंड तक भी जा सकता है। बाकी अगर इसे पढ़ लिया तो फिर ये करने लायक है, छोड़ने लायक नहीं है। और जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन वैसे हैं जिनके अंदर आपके दिमाग में ब्लूप्रिंट होना ही होना चाहिए। ठीक है ना, कि एक जीपी बन रही है फिर ऐसे करेंगे इसको। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर इसमें ऑप्शन दे रखे हैं हम लोगों को। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करेंगे हम लोग, ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन को सभी लोग पढ़ो पहले, एक बार फिर से पढ़ लो। इसमें नंबर्स बहुत अच्छे नहीं दे रखे हैं, पर क्योंकि ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन है तो ये आसान बन सकता है। देखो सबसे पहली चालाकी तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 30% इसका निकाल ही नहीं रहा हूँ, 42 लिख ही नहीं रहा हूँ। क्योंकि 30% तो इसका कितना हो जाएगा, 30% कितना हो जाएगा इसका, 30% 42 नहीं होगा, 30% होगा 18। 80। 18 सल्फ्यूरिक एसिड कितना होगा, 18। तो मैं इतना निकाल लूंगा। ठीक है ना। पर इसका 24.75% निकालना थोड़ा सा मेहनत का काम है, तो फिर इसे छोड़ दूंगा मैं भी। बहुत ज्यादा मेहनत का काम भी नहीं है, पर फिलहाल छोड़ दूंगा इसको। पॉइंट पॉइंट में खराब सा नंबर आएगा। तो सबसे पहली बात तो मैं क्या मानूंगी कि जो टोटल जो सोल्यूशन है वो कितना है, 100x है। और मैं कितनी भी बार रिप्लेसमेंट करूँ, क्योंकि मैं जितना निकाल रहा हूँ उतना ही डाल रहा हूँ। तो एट द एंड ऑफ ईच प्रोसेस ये 100x ही होगा टोटल। तो सबसे पहले एसिड कितना रहा होगा, सबसे पहले एसिड रहा होगा 30x। 100 का 30% इतना। और बाद में ये कितना हो गया होगा रिप्लेसमेंट के बाद में, 24.75x। एक बात बताता हूँ, इसको x मत मानो, इसको a मान लो, क्योंकि x इसने खुद ने भी दे रखा है, तो हमें फिर कंफ्यूजन होगा उससे। इसको a मान लो, इसको बोलेंगे 30 है और इसको बोलेंगे 24.75। ठीक है। अब इधर देखो हम क्या बोलते हैं, कितना फ्रैक्शन बच गया, कितना फ्रैक्शन निकल गया, उतना ही ये भी बचेगा। तो पहले प्रोसेस के एंड में 60 में से कितना बच गया था, तो 60/60 माइनस 6 बच गया था। तो इतना ही सल्फ्यूरिक एसिड भी बच जाएगा इस फ्रैक्शन में। दूसरे प्रोसेस में वापस 60 हो गया था, 60 में से कितना निकाला था आपने, 60 में से आपने माइनस किया था -x माइनस, यानी कि कितना हो जाएगा 61 माइनस एक्स अपॉन 60।
ठीक है, तो इससे आंसर ये आना चाहिए आपका। यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इधर देखो ध्यान से, इसके अंदर हम लोगों को क्या करना है, ऑप्शन चेक करना है, ठीक है ना। अब सबसे पहले तो मैं अच्छे ऑप्शन चेक करूंगा, खराब ऑप्शन में चेक नहीं करूंगा। ठीक है? सबसे पहले मैं 5 को चेक करता हूँ या मैं 6 को चेक करता हूँ, ठीक है ना। अगर मैं ऊपर की तरफ 5 रखूंगा तो नंबर क्या क्या बनेंगे, 55 बनेगा और एक 56 बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान से देखना है, या तो 55 बनेगा 56 बनेगा। 56 के अंदर क्या छुपा हुआ है, एक बार 7 छुपा हुआ है। क्या 7 कभी कैंसिल हो पाएगा नीचे वालों से में? तो जवाब है नहीं हो पाएगा। मतलब ये वाला जो नंबर है ये भी 7 से डिविजिबल होना ही चाहिए। जल्दी से इसको डिवाइड करके देखेंगे कि 7 से डिविजिबल है या नहीं है। तो ये 7 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये इसको तो आपको सेटिस्फाई कराने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब मैं 6 रखूंगा, यहाँ पर 6 रखूंगा तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 54, ठीक है। और ये कितना बनेगा, ये बनेगा 55, ठीक है। 55 के अंदर एक 11 छुपा हुआ है, क्या 11 इससे डिविजिबल है? तो जवाब है डिविजिबल है। 4 प्लस 9, 4, 5 प्लस 4 9, 7 प्लस 2 9। तो ये मोस्ट प्रोबेबल आंसर हो सकता है। दूसरी बात, इसके अंदर 9 भी छुपा हुआ है। 9 भी छुपा हुआ है तो 9 तो वैसे भी नीचे वालों से कट जाएगा। एक 3 इसके अंदर छुपा हुआ है, 3 इसके ऊपर अंदर छुपा हुआ है, तो वो हमें उस टाइप से कोई टेंशन नहीं करनी, ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि नीचे कितना कितना दे रखा है, यहाँ पर 3 इसके अंदर छुपा हुआ है, 3 इसके अंदर छुपा हुआ है, तो ज्यादा से ज्यादा 9 ही कटेगा। यहाँ पर है कितना वैसे, यहाँ पर है 27। 54 में क्या होता है, 3 बार 3 होता है, ठीक है ना। तो आप कहोगे 3 का भी मल्टीपल होना चाहिए, तो 3 का मल्टीपल तो ऐसे भी ऑलरेडी है, 4 प्लस 5 9 और 2 प्लस 7 9। दूसरी बात, मैं देख चुका हूँ कि 11 का मल्टीपल आना चाहिए, तो 11 का मल्टीपल इससे भी नहीं बनेगा, दिख ही रहा है हमें। 10 रखेंगे तो ऊपर क्या क्या बनेगा, 50 और 51 बनेगा, ये आंसर हो भी नहीं सकता। और 7.5 वाले से भी नहीं ही बनेगा, ठीक है ना। तो हम इससे एक बार चाहो तो आप आंसर टिक भी कर सकते हो, और चाहो तो आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि आंसर आ जाए। एक बार क्रॉस चेक करके इसको देख भी लो, आ भी रहा है या नहीं आ रहा, अपने आप करके देख लो। एक्स की वैल्यू 6 रखो और इसको क्रॉस चेक कर लो। मैं 2 मिनट में आता हूँ, हाथ उठा देना एक बार अगर इससे आंसर आ जाए। एक बार हाथ उठा देना सब लोग। तो ये वाला क्वेश्चन कितनी देर का है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आप मतलब कम टाइम नहीं लगेगा, इसमें भी 120 130 सेकंड लग जाएंगे, पर कैलकुलेशन बहुत आराम से इसके अंदर हो सकती है, क्योंकि ऑप्शंस आर गिवन। सो दिस मेक्स दिस क्वेश्चन इजियर टू सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ने में बहुत बड़ा है, ठीक है ना। एक बार फिर भी इसको पढ़ करके देखते हैं हम लोग। तो ये क्या बोल रहा है, कार ए ट्रेवल 7.5 घंटे टू कवर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स टू वाई की डिस्टेंस को मैं कितना बोल रहा हूँ, डी। तो क्या मैं कोर्स में आधे घंटे का इसके अंदर ब्रेक भी लिया इसने, तो जो है कार ए, वो डी डिस्टेंस चलने के लिए कितना टाइम लेती है, 7 घंटे। 7 घंटे का मतलब कितना हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 420 मिनट्स। कार ए टेक्स 420 मिनट्स टू ट्रेवल ए डिस्टेंस डी, ठीक है। कार बी के लिए क्या बोल रखा है इसने, कार बी कितना टाइम लेती है, कार बी लेती है 7.5 घंटे, यानी कि कितने लेती है, 450 मिनट। और ये कितना चलती है, D-100। बात समझ में आएगी होगी आपको, ठीक है। ए और बी के बीच में रेस करवाई जाए और उसकी रेस की लेंथ रखी जाए 2D, ये बोल रहा है। तो ये कितनी पीछे होगी, कितने मीटर से ये रेस जीत जाएगा। तो बहुत आसान है, इसके लिए इसने एक चीज हमें दे रखी है कि 9 मिनट के अंदर कितना गैप क्रिएट होता है दोनों के बीच में।
3 किलोमीटर का गैप क्रिएट होता है। 3 मिनट में कितने का गैप क्रिएट होगा? 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर। का। सबसे पहले मैं डी ही डिस्टेंस मुझे कवर करवानी है, डी ही डिस्टेंस मुझे कवर करानी है। डी डिस्टेंस कवर करानी है तो कितने मिनट तक ए को चलाना है कि फिनिश लाइन तक पहुंचेगा? मैं 2D नहीं ले रहा हूँ। तो 420 बनाने के लिए आप क्या करोगे? 140 से मल्टीप्लाई करोगे, तो इस तरफ करोगे तो इस तरफ भी करोगे, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो 420 सेकंड अगर मिनट अगर दिए जाए जिसके अंदर ए एक बार पूरा पूरा ट्रैक लेंथ यानी कि डी चलेगा, तो ये कितना पीछे रह जाएगा? 140 पीछे रह जाएगा। तो ऐसे ही डी डी के दो ट्रैक होंगे, 2D डिस्टेंस की रेस होगी, तो ये कितना पीछे रह जाएगा? एक ट्रैक पे 140 पीछे रहता है, तो दो ट्रैक पर कितना पीछे रहेगा? 280। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कुछ भी नहीं है, बस पूरा टाइम जो कि इसमें कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज लिख रखी है और जो हमें थोड़ा सा अटेंशन देनी पड़ेगी इसका मीनिंग समझने में, बस वही टाइम वेस्ट होगा, बाकी सवाल तो आसान है। ठीक है, तो इसके अंदर कितने टाइम लगना चाहिए? पढ़ने टाइम में केवल 130 सेकेंड या 120 सेकेंड से 130 सेकेंड तक आप मान लो। इससे कि मैं बहुत स्ट्रिक्टली आप लोगों को बोलता हूँ कि 2 मिनट के अंदर वाला क्वेश्चन करना है, तो थोड़ा बहुत एक्सीड हो जाए तो चल सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, हेक्सागन हम लोगों को काफी डिटेल में आता है और बहुत सारी बातें हम इसकी पहले से जानते हैं। और ये वाला क्वेश्चन ऐसा है जिसके अंदर बहुत ज्यादा ब्लूप्रिंट बनेगा नहीं, थोड़ा सा आप बना करके देख लो, उसके बाद में फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है, इधर देखो, ये कह रहा है कि इसने एक ट्राइंगल बनाया है। सबसे पहले इनके नाम लिख लेते हैं, ए बी सी डी ई और एफ। पी इसका मिड पॉइंट है, पी यहाँ पर आएगा। क्यू सी डी का मिड पॉइंट है, क्यू यहाँ पर आएगा, पी यहाँ पर आएगा। और आर किसका मिड पॉइंट है? ई एफ का। ठीक है, चलो इधर देखो ध्यान से कि ये क्या होना चाहिए। करते हैं हम इसको सॉल्व। इसको मिलाते हैं सबसे पहले। सभी लोग इस बात से एग्री करेंगे कि ये जो ट्रायंगल होगा पिंक वाला, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, है ना? सभी लोगों को ये बात समझ में आती होगी। मतलब ये क्वेश्चन बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, दिमाग में भी कर सकते हैं। देखो इधर कैसे करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी ट्रायंगल बनेगा इक्विलेटरल बनेगा, क्योंकि इक्विलेटरल ही बनेगा। कॉमन सेंस ये कहता है इक्विलेटरल नहीं बनेगा तो फिर हमें ताजुब होना चाहिए इस बात पर, क्योंकि रेगुलर हेक्सागन दे रखा है इसमें। नीली वाली लाइन की लंबाई, एफ की लंबाई कितनी दे रखी है इसने? 8 दे रखी है। तो क्या आप नीली वाली लाइन की लंबाई बता सकते हैं? नहीं बता सकते तो आप रिवीजन करना शुरू करो, या पूरे किया हुआ है। नीली वाली लाइन की लंबाई कितनी हो जाएगी? जो सबसे लॉन्गेस्ट डायगोनल 16। होता है, 100। बात आगे हो गया। दूसरी बात क्या है कि ये जो साइड है, ये एक तरीके से क्या है, ये हमारा ट्रिपेजियम है। कौन सा ट्रिपेजियम है?
मैं आपको हाईलाइट करके बता देता हूँ। ये पूरा ट्रिपेजियम है, ये पूरा ट्रिपेजियम है, और मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन की लंबाई हम लोगों को आती है। कौन सी मिड पॉइंट को मिलाने वाली लंबाई है? मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन कौन सी है? इसका क्या फॉर्मूला होता है? सर 8 प्लस। एवरेज ऑफ अदर टू साइड्स, हाँ, पैरेलल वाली। तो ये कितना हो जाएगा? 12। तो क्योंकि मैं इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बोल रहा हूँ और उसकी साइड भी मुझे पता है, तो इसका एरिया तो हम इसे भी निकाल नहीं सकते। तो ये कितना हो जाएगा? √3/4 इंटू ए स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा? 12 × 12। ठीक है, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा? 36√3। ठीक है। सर ये जो बात आगे क्यू, समझिए। सर ये जो क्यू वाला पॉइंट है सी डी का मिड पॉइंट है, राइट? अगर ये सी डी का मिड पॉइंट ना हो के बी सी का मिड पॉइंट होता तो फिर उस केस में ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? देखो, कोई भी जब वो सवाल पूछता है तो उसको सोल्व करने के लिए नेसेसरी मीन्स भी देता है वो। ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठा करके पूछ लेगा। और अगर ये पूछ लेगा तो इसको भी हम ऐसा नहीं कर नहीं सकते, कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का सही आवाज तो आ रहा है। हुआ। सर आवाज नहीं आ रही है। तो ये क्वेश्चन तो गलत नहीं सर आवाज नहीं आ रही। होना चाहिए। ये आवाज नहीं आ रही। तो देखो, ये कोई खास बात नहीं है। अगर ये यहाँ से यहाँ तक का ही पूछ लेता तो मैं जल्दी से बताया था आपको। जिससे ये यहाँ से यहाँ तक का पूछ लेता तो इसकी लंबाई किसके बराबर होती है? अगर आप, क्योंकि डायग्राम बहुत अच्छा नहीं बनाया तो आपको विजुलाइज करने में दिक्कत हो सकती है। क्या इस ऑरेंज वाली लाइन की लंबाई इसके बराबर नहीं होगी? हाँ या नो में जवाब दे दीजिए। ठीक है ना? यस सर। ये यस निकल सर। जाएगा। दूसरी बात यह है, इसकी लंबाई तो हमने अभी अभी निकाली है। इसकी लंबाई, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई, इसकी यस सर। 1.5 टाइम्स होगी। निकाल सकते हो आप इसकी लंबाई। प्लस इन दोनों के बीच में क्या वो एंगल नहीं होगा? क्योंकि ये दोनों पैरेलल है और ये दोनों पैरेलल है। ऑरेंज वाली दोनों पैरेलल है, ये पैरेलल है। इन दोनों के बीच का एंगल में निकाल सकता हूँ कितना डिग्री होता है? 30 डिग्री होता है। तो ये भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा? हाफ दोनों लाइंस की लंबाई इंटू sin 30। ठीक है ना? यस सर। इसमें आ गया होगा आपको समझ में। कुछ पूछना है तो पूछ लो, जब तक हम उठा। तो अगर कुछ भी पूछता है तो उसके लिए नेसेसरी चीजें वो हमें देगा ही देगा। ठीक। ये क्वेश्चन कितनी देर का है? ये वाला क्वेश्चन 120 मिनट तो मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ इसके लिए। ये क्वेश्चन तो वैसे ही थोड़ा सा डायग्राम वगैरह बनाओगे तो सकता है लग जाए इतना टाइम। तो 120 सेकंड के अंदर तो हो ही जाना चाहिए। साइड हमें पता चल गया, इसके बाद में कुछ है नहीं। ठीक है ना? ट्रिपेजियम का अगर आप लोग रिवीजन करते हो तो हो जाएगा। तो पहले अटेम्प्ट में कितने लोगों का सही होगा था? फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं कि इसका आंसर 48√3 है। आंसर तो यही आ रहा था ना इसका, 36√3। यस सर, हाँ 36। सही है। गलत है भाई, एक बार चेक कर लो अपना। क्वेश्चन नंबर 8 ये बोल रहा है ABCD इज ए स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। देखो, मुझे ज्योमेट्री के सवाल अच्छे लगते हैं, और थोड़ा सा इनमें है ना, पहले से कोई ब्लूप्रिंट आप इसके अंदर तो नहीं बना सकते। ठीक है ना? ये जब तक डायग्राम बना करके नहीं देखोगे वहां तक होगा नहीं। तो ये क्या बोल रहा है? ABCD एक स्क्वायर है। ABCD एक स्क्वायर है और जिसके अंदर मैंने AB को एक्सटेंड किया है।
कौन से पॉइंट तक एक्सटेंड किया, ई तक एक्सटेंड किया, और फिर ई से टेंजेंट में डालता हूँ सी के ऊपर। तो एक्सटेंड किया तो इस तरफ मत कर लेना एक्सटेंड, क्योंकि फिर सी के ऊपर आप यहाँ से ई जो पॉइंट आएगा ना, उससे फिर आप टेंजेंट नहीं डाल पाओगे। तो कौन सी तरफ एक्सटेंड करनी है बताएगा नहीं, और ये कॉमन सेंस है। तो इधर देखो ध्यान से, ये वाला है पॉइंट ई। ये क्वेश्चन इसने इस साइड दे रखा है, इसने इसकी रेडियस दे रखी है, रेडियस दे रखी है, तो इसका डाया कितना हो जाएगा? डायमीटर हो जाएगा इसका 16। डायमीटर से डायमीटर से साइड निकालने का क्या तरीका होता है कि आप डायमीटर को रूट टू से डिवाइड कर दो। रूट टू से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 8 रूट। और साइड से डायमीटर निकालने का तरीका क्या होता है? रूट टू से मल्टीप्लाई कर दो। तो रूट टू से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वहां पर 16 बन जाएगा। ये वाली चीज हम लोगों ने काफी बार की। अच्छा, मुझे आप लोगों से एक सवाल पूछना है। आपको पूरे डायग्राम के अंदर कुछ भी नहीं देखना है, केवल जो जो चीजें मैं हाईलाइट कर रहा हूँ केवल वही देखना है, और कुछ भी नहीं देखना है इसके अलावा। पूरे डायग्राम को आप ना देखो, केवल आप इन दोनों को देखो, तो आपको कुछ याद आता है इन तीनों चीजों से। ये एंगल बता सकते हैं सब लोग? 45। 45 डिग्री होगा। ये पिंक वाली कोड अपने ऑल्टरनेट सेगमेंट में 45 एंगल बना रही है। 45 एंगल किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा। ये 45 होगा, और ये 90 होगा। ये भी कितना हो जाएगा? ये भी 45 हो जाएगा। इससे हम लोगों को क्या पता चला? क्योंकि ये ऑलरेडी 90 एक्सटेंड किया, तो ये भी क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा। इसलिए ये वाली साइड बराबर होगी किसके? इसके, क्योंकि दो एंगल बराबर, दो साइड बराबर। तो ये भी क्या हो जाएगा? 8 रूट। ये भी क्या हो जाएगा? डी भी क्या हो जाएगा? 8 रूट। क्योंकि मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है ये डी ई निकालना है। डी निकालना है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 8 रूट 2। 8 रूट 2 कितना होता है? 64 × 2। इसका स्क्वायर किया मैंने, ए डी का स्क्वायर किया, प्लस ए का स्क्वायर किया, तो 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256। और रूट 2 का होता है 2। इसका मैं रूट ले लूंगा तो आ जाएगा डी। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 128। और ये कितना हो जाएगा? 512। तो 128 और 512 मिलकर के कितने हो जाएंगे थोड़ा? ये हो जाएंगे 640 हो जाएंगे कुछ। तो 64 बन जाएगा बाहर आकर के, 8 और ये बन जाएगा 10। 8 रूट 10। ये क्वेश्चन कितनी देर में हो जाना चाहिए? 90 अगर सेकंड। डिवीजन, हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए 130 सेकेंड्स, 120 सेकेंड्स, ऐसे में कुछ हो जाना चाहिए क्वेश्चन। ठीक है ना? तो पढ़ने में, डायग्राम बनाने में लगेगा इसमें टाइम थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 9 एक छोटा क्वेश्चन है पढ़ने के लिए, पढ़ने में टाइम ज्यादा बर्बाद होगा नहीं इसके अंदर। एक 6 डिजिट नंबर दे रखा है, इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग 6 डिफरेंट डिजिट्स इवन एंड द नंबर इज डिविजिबल बाय 45। 45 है, यानी कि सी का तो फिक्स हो गया, आखिरी में क्या ही आना चाहिए? 45 है। 45 की डिविजिबिलिटी किससे चेक करेंगे? वी विल ब्रेक 45 इनटू को प्राइम पार्ट्स। तो if the number is divisible by 5 and 9, then the entire number will be divided by 45. So unit digit can only be 0 and 5.
first conclusion. Second is a given information that b is an even number. ये बोल रहा है ए को हम कितना बड़े से बड़ा मान सकते हैं, तो देखो ए को हम 9 तो नहीं मान सकते क्योंकि डिफरेंट है और ए ऑलरेडी यूज हो चुका, तो मैं मान के देख रहा हूँ ए को मैं 8 मान लूंगा, 8 में मान लेता हूँ। तो इधर देखो अभी तक 9 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या क्या चाहिए मुझे, सम ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9, तो 9 को तो आप कंसीडर मत करो इसके अंदर, फर्क नहीं पड़ता, कंसीडर भी करोगे तब भी एक्स्ट्रा जोड़ रहे होंगे, तो कंसीडर मत करो। अभी तक का सम कितना आ रहा है, 3 और 7 10 और 8 18, ऑलरेडी 18। क्या बी सी को वापस से ऐसा ले सकते हो कि वापस से एक नया 9 बन जाए, क्योंकि 18 है, दिस इज डिविजिबल बाय 9, तो बी प्लस सी को भी ऐसा ले लो आप कि ये भी ऑलरेडी 9 से डिविजिबल है। इसके अंदर आपको क्या रखना है, बी को इवन रखना है ना, सी को 0 और 5 रखना है, तो इसको मैं क्या क्या रख सकता हूँ, 8 एक तो मैं रख नहीं सकता, ठीक है ना, क्योंकि एंड में कितना आना चाहिए, 0 या 5 आना चाहिए, 0 रखूंगा तो इधर 9 में रख नहीं सकता, ठीक है ना, 5 रखूंगा तो इधर 4 में रखूंगा, 0 के साथ में 9 की नहीं रख सकता क्योंकि बी 1 होना चाहिए, तो 5 4 कहीं पर यूज तो नहीं है, तो लिख करके देख लो, 8 4 5 सारे डिफरेंट है, तो एक ही मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन कितनी देर में हो जाना चाहिए, ये वाला क्वेश्चन भी मान लो 100 सेकेंड्स के आसपास तक हो जाना चाहिए। सर हम्म, और जैसे अगर हम इसको 9 को फर्दर 3 में ब्रेक करके करें तो भी आंसर 8 ही आ रहा है। 9 को कंसिडर करेंगे तो ये पूछ रहे हो, नहीं, 9 को जैसे फर्दर अगर हम प्राइम 3 और 3 में ब्रेक कर ले तो भी आंसर 8 ही आ रहा है। मैं समझा नहीं, दोबारा बोलो। जैसे अगर मैं 45 के मैंने प्राइम फैक्टर्स किए तो वो 5 × 9 हुआ, तो मैंने 9 हाँ, को फिर फर्दर 3 × 3 में कर दिया, उसके बाद हम्म, 3 से चेक किया तब भी आंसर 9 ही आ रहा है। नहीं ऐसे चेक नहीं करते, उसको फर्दर आपको ब्रेक नहीं करना, और कोप आपने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन भी नहीं करना था, जब भी आपको जैसे 12 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है, जैसे कि 9 का अपना रूल होता है, 3 का अपना रूल होता है, 5 का अपना रूल होता है, 7 का भी अपना खुद का रूल होता है, 11 का भी होता है, तो प्राइम नंबर्स का रूल होता है, जो नंबर्स प्राइम नहीं है वो नंबर क्या है, को प्राइम है ना। There is a huge difference between prime numbers and co-prime numbers because co-prime numbers is the property of a pair of numbers. If somebody is asking whether 13 is a co-prime number or not, so we cannot give any answer to such question because such kind of questions are wrong. Because being co-prime is a property of a pair. It is not a property of individual number. Like being a prime number is a property of an individual number. So, probability of some prime number, we will always break it into two co-prime number, and I hope you know what are co-prime numbers. If we break it further in 3 and 3, then these 3 and 3 will not be co-prime. ठीक है ना, तीन तीन के साथ को प्राइम होगा नहीं होगा, तो इसका जवाब है नहीं होगा, तो फिर आप डिविजिबिलिटी ऐसे चेक कर ही नहीं सकते। जैसे अगर 12 का अगर को मुझे चेक करना है, डिविजिबिलिटी रूल अगर चेक करना है, तो वी विल नॉट चेक इट बाय यूजिंग 6 and 2 बिकॉज दीज टू आर नॉट को-प्राइम। हम 4 और 3 से चेक करेंगे इसका, ठीक है। मैं आगे चल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 एक वेन डायग्राम का सवाल लग रहा है, इसके लिए भी कोई ब्लूप्रिंट बन नहीं सकता ऐसे, अगर मैं सोच करके कोई बना लूँ तो
अगर ठीक ठाक चल रहा है आपका सब कुछ पेपर के अंदर, और अगर आपका मन है कि कुछ थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है, क्योंकि वेन डायग्राम हमने खूब डिटेल के अंदर पढ़ा है। एक सेकंड। तो इसको बनाने के बाद में हमें पता चलेगा, तो जल्दी से एक बार इसका डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। तो देखो ये क्या बोल रहा है, ये है डांस क्लब, ये है म्यूजिक क्लब, ये है ड्रामा क्लब। कितने कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं डांस क्लब में? कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं? 40। म्यूजिक क्लब में कितने लोग करते हैं? 36। और ड्रामा क्लब में कितने लोग करते हैं? 22। उसके बाद में क्या बोल रहा है, 15 स्टूडेंट्स केवल डांस क्लब में पार्टिसिपेट करते हैं। एटलीस्ट 15 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन म्यूजिक क्लब। ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 15। एटलीस्ट बोला है क्योंकि, एंड ओनली 6 स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन ऑल द 3 क्लब्स। तो हमें क्या चाहिए, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। डी क्या है, डी इसमें पार्टिसिपेट करने वाले लोग हैं। तो देखो मैं सबसे पहले इसके ऑप्शन देखूंगा। डी की जो मिनिमम वैल्यू है ना, मिनिमम वैल्यू तो सेम आ रही है दो ऑप्शन में। दो में 1 1 आ रही है, दो में 0 0 आ रही है। मैक्सिमम वैल्यू सभी ऑप्शन के अंदर अलग अलग है। तो मैं क्या करूंगा, डी की मैक्सिमम वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा कि डी की मैक्सिमम वैल्यू निकल जाए। डी की मैक्सिमम वैल्यू कब निकलेगी, क्योंकि टोटल कितना है 22। आप इन जगहों पर कुछ भी भरने मत दो, 0 0 फिल करने की कोशिश करो। कोशिश करो, मैंने बोला कोशिश करो, जरूरी नहीं है कि आ ही जाएगा। तभी तो फिर इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ पाएगी, 16 आ पाएगी। 22 और 6 16, है ना। पर ये देखो, क्या मैं यहाँ पर 0 0 फिल कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? तो 0 0 0 0 या फिर 0 0 की जगह मुझे एक अच्छा वर्ड याद आया, मिनिमम। यहाँ पर हमें क्या रखना है, मिनिमम से मिनिमम रखना है। मिनिमम से मिनिमम हम लोगों को रखना है। तो सबसे पहली बात तो मुझे कितना बनाना है, 40 बनाना है डांस का। तो यहाँ पर कितना रखना पड़ेगा मुझे, अगर मुझे डांस का 40 बनाना है तो 15 और 6 21, कितना रखूंगा मैं, 19। क्या मैं 19 रखूंगा? ठीक है, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा मैं यहाँ पर भर दूं, मैं यहाँ का यूज नहीं लूं, तो क्या 36 बनेगा, उससे एक्सीड कर जाएगा। एक्सीड कर जाएगा। तो 19 15 कितना हो जाएगा, 34 और 6 कितना हो जाएगा ये। अगर मैं मिनिमम भी मानूं, यहाँ पर 15 भी लूं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40। तो कोई बात नहीं, इधर से फिल करो। इधर मैं मैक्सिमम कितना ले सकता हूँ, इधर देखते हैं हम लोग कि इधर हम मैक्सिमम कितना ले सकते हैं। ठीक है, कितना ले सकते हैं इधर मैक्सिमम, तो 15 और 6 कितना हो जाएगा, 21। कितना ले सकता हूँ मैं यहाँ पर, 15। ठीक है, बात आगे होगी सभी लोगों को समझ में। अब आपको हो गई, यहाँ 16 ले लेंगे, यहाँ 16 ले लेंगे, तो फिर यहाँ और भी कम हो जाएगा फिर इस जगह पर, और भी कम हो जाएगा। तो फिर इधर नंबर, फिर उसको इसको 40 पूरा करने के लिए इस वाले मिनिमम फिर और भी ज्यादा आएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको 15 लिया। मैंने इसको 15 लिया, तो ये वाला तो इस तरफ वाला मिनिमम तो हो गया 0। इस तरफ वाला मिनिमम कितना हो जाएगा, 15 15 30 और 6 36 प्लस 4। तो डी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 22 बनाने के लिए इसको 12। तो डी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर, 12। यही इसका आंसर भी आ रहा है। इसके बाद में ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन क्या मुश्किल है, तो जवाब में मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सवाल है। 4 की टेबल चल रही है, 4 8 12 100, मतलब कितनी टर्म्स होगी, 4 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, this is 4 into 25, so there will be 25 terms। ये क्या हो जाएगा, पहली वाली टर्म कितनी हो जाएगी, पहली वाली टर्म ध्यान से देखना, ही हो जाएगी 1 2 3 4। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 ही होती है। सेकंड की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले 4 नंबर 1 2 3 4, नीचे वाले 4 फैक्टोरियल से कट जाएंगे,
आखिरी के 4 नंबर बचेंगे, 8 7 6 5। तीसरी वाली टर्म कितनी हो जाएगी, आखिरी के 4 नंबर बचेंगे, 12 11 10 9। इसकी नेक्स्ट वाली टर्म कितनी हो जाएगी, 16 15 14 13। इसके आखिरी वाली टर्म कितनी हो जाएगी, 20 19 20 19 18 17। आपको उल्टा लिखने में दिक्कत हो रही है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1 2 3 4 फिर 5 6 7 8, ऐसे 4 4 का प्रोडक्ट है, अगले 4 4 का प्रोडक्ट, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें से कह रहा है 48 से कितने कितने लोग डिविजिबल होंगे। तो एक रूल होता है, ये रूल वैसे तो मेरे को मोस्ट प्रोबेबली मैंने आपको बताया होगा, और नहीं बताया हुआ तो अभी देख लो। प्रोडक्ट ऑफ एनी 4 consecutive integer will always be divisible by 4 factorial। ये रूल ज्यादा अच्छे से समझ में नहीं आएगा, इधर लिखो, प्रोडक्ट ऑफ एनी n consecutive integer will always be divisible by n factorial। कहने का क्या मतलब है, 5 नंबर का कहीं से भी आप वो ले लो, कंसेक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट ले लो। जैसे मैंने लिया 68 69 70 71 एंड 72, तो 5 नंबर का प्रोडक्ट है, तो ये किससे डिविजिबल होगा, 5 फैक्टोरियल से। करके देख लेना कैलकुलेटर से, कभी गलत नहीं होगा। तो कहने का क्या मतलब है कि ये सारे के सारे नंबर्स किससे डिविजिबल होंगे, 4 फैक्टोरियल से, सारे के सारे। 4 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है, 24। तो 24 से तो सारे डिविजिबल होंगे। अब 48 से कौन डिविजिबल होगा ये बात देखनी है, तो 24 से तो सारे ही डिविजिबल होंगे, इसमें तो देखने वाली बात नहीं है। अब 48 से कौन डिविजिबल होगा, तो ध्यान से देखो, पहला वाला पेयर तो खुद ही 24 है, ये नहीं होगा डिविजिबल, ठीक है। क्या दूसरा वाला पेयर 48 से डिविजिबल होगा, 48 से, तो बिल्कुल यस होगा, दिख ही रहा है आपको सामने सामने। तीसरा वाला होगा क्या, 48 से डिविजिबल, तो 24 से तो होगा, 48 से होगा नहीं होगा, तो इधर देख लो, नहीं होगा। 120 24 से डिविजिबल होता है, 48 से होता नहीं है, ये नहीं होगा। तो आप समझ गए होंगे, ये वाला हो जाएगा। बात आ रही है समझ में सभी लोगों को। तो कहने का क्या मतलब है कि पहली टर्म नहीं होगी, फिर दूसरी टर्म होगी, फिर तीसरी टर्म नहीं होगी, फिर चौथी टर्म होगी, तो इवन इवन टर्म सारी होगी। तो 1 से लेकर के और 25 तक कितनी इवन होगी, कितनी इवन होगी, तो उसके लिए देखो 1 से लेकर के 24 तक, 1 से लेकर के 24 तक आधी इवन आधी ओड होगी, तो 12 12 हो जाएगी। तो 25 में 13 ओड 12 इवन, तो इवन 25 तक इंक्लूड भी किया तब भी इवन तो बढ़ेगा नहीं, इवन तो 12 ही रहेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 12। ये वाली चीज नोट करके लिख लेना, प्रोडक्ट ऑफ एनी एन कंजिक्यूटिव, कंजिक्यूटिव को हाईलाइट करना हम लोगों को। तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत आसान था, अगर आपको पता है तो आप इसको बहुत आराम से कर सकते हो, और ये आपको पहले से पता ही होगा, बहुत सारे लोगों को तो पता होगा ये वाला। इसको करने के लिए कितना टाइम हमें चाहिए, क्योंकि मैंने आपको ज्यादा एक्सप्लेन किया है इस वाले क्वेश्चन में। हमें मतलब जितने लोगों को अगर रूल पता है उन लोगों से सवाल 80 सेकंड के अंदर होना चाहिए, और जिन्हें रूल नहीं पता वो तो थोड़ा स्ट्रगल करेंगे ही। ये वाला सर क्वेश्चन सर आसान सवाल है। सर हाँ, जैसे आपने 48 के लिए ये ट्राई करके जोर से चेक, बोलो थोड़ा सा। अब आ रही है सर आवाज़? हाँ सर आ रही है, आ रही है। सर जैसे आपने 48 के लिए ये 4 5 नंबर ट्राई करके फिर देखा था, तो फिर मतलब टेस्ट में भी हमें 4 5 नंबर ये ट्राई करके देखना पड़ेगा, या फिर इसका भी हाँ हाँ कुछ? हाँ, नहीं 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 नहीं, ट्राई करके चेक कर लो, ये थोड़ा सा इजियर मेथड है प्रैक्टिकल वाला। अगर वैसे कुछ सोचेंगे ना तो वैसे निकल ही आएगा, पर वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए नहीं कर पाया वैसे। ओके सर। ठीक है ना, और कोई बात नहीं है, बस इसीलिए क्यों है। और कुछ पूछना है? मतलब थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा सोचोगे ना इसके लिए कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा, तो उसमें थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो सकता है। वैसे मैं इसको वैसे भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, जैसे आप कह रहे हैं कि 48 से होगा, होगा कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बात सोच करके। इससे ट्राई करना है इसको 4k+1 की फॉर्म में ब्रेक करके।
है ना, या 8k की फॉर्म में ब्रेक करके करना, आ जाएगा उससे भी। ओके सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12। दूसरी बात क्या है कि जब भी बहुत सारी टर्म्स होती है ना, तो ये वाली बात ध्यान रखो कि इंडिविजुअली चेक करने वाला सवाल है ही नहीं, पैटर्न बन रहा होगा कुछ ना कुछ। ठीक है ना, और ये वाली चीज हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, कुछ ना कुछ पैटर्न बन रहा होगा। इधर देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 12 आसान सा एक सवाल है। ठीक है ना, ये क्या बोल रहा है, पहली टर्म, दूसरी टर्म और तीसरी टर्म। ये बोल रहा है पहली टर्म एवरेज है बाकी की दो टर्म की। एपी में अर्थमेटिक मीन है, तो 2 टाइम्स इज इक्वल टू ए आर प्लस ए आर स्क्वायर। ए से कट जाएगा, आपको ये सॉल्व करना आता ही होगा। आर स्क्वायर प्लस का आर माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। बताओ इसका कॉमन रेशियो क्या बन जाएगा। आर इज इक्वल टू 1, इसके लिए तो मना कर रखा है कि फिर तो सारी टर्म बराबर हो जाएगी। आर इज इक्वल टू 1 तो नहीं है, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है। अब ये कह रहा है ये एक से लेकर के कहाँ तक की टर्म का समय, 25 टर्म का समय। तो ये है A1 से लेकर के A24 और A25, यहाँ तक का समय। ये कहाँ से कहाँ तक का समय, 1 से लेकर के और 23 तक का समय। ये वाली बात भी एक्स्ट्रा लिख करके बता रहा हूँ, ये भी दिमाग में होनी चाहिए। तो 23 तक तो पूरा पूरा कर जाएगा, मतलब हमें टर्म नंबर 24 और हमें टर्म नंबर 25 का सम चाहिए। तो टर्म नंबर 24 कितनी हो जाएगी, पहली टर्म जो कि है 1/16, इसमें कॉमन रेशियो जो कि है -2, कितनी बार जोड़ना है, 23 बार, एक कम बार। और ये 25वीं टर्म कितनी हो जाएगी, पहली टर्म कॉमन रेशियो जो कि है -2, इसमें कॉमन रेशियो कितनी बार जोड़ना, कितनी बार पावर लगानी, एक कम बार, 24 बार। तो अगर इसको हम लोग देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -2 की पावर 19, और ये कितना हो जाएगा प्लस, क्योंकि इवन पावर है, 2 की पावर 20, ये हो जाएगा। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, -2 की पावर 19 प्लस का 2 टाइम्स 2 की पावर 19। इसको इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं, x प्लस का 2 टाइम्स x। तो आंसर कितना आ जाएगा x, तो आंसर क्या आएगा, 2 पावर 19। या फिर इसको, जिन लोगों को समझ में नहीं आता, 2 की पावर 19 कॉमन ले लो, 2 माइनस 1, 1 ही बन जाएगा, तो कुछ बचेगा नहीं फिर। बहुत आसान क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन है आपसे 2 मिनट्स के अंदर अंदर होना चाहिए था, और 120 आपने सेकंड जो के अंदर। पीडीएफ दिया था उसमें 219 216 ऐसा लिखा हुआ था। 200, साथ में एक मैसेज भी किया था ग्रुप पर कि ये ऑप्शन में चलो हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो रूट का एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने करवाया क्लास के अंदर। तो सबसे पहले इसको मैं लिखता हूँ f(x). तो ये कह रहा है एक रूट हमें 0 से 1 के इंटरवल में चाहिए, और इसके अंदर ये साथ में भी बोल रहा है कि 0 और 1 को हमें एक्सक्लूड ही करना है। तो ये कैसे कैसे हो सकता है, 0 से और 1 के बीच में एक रूट कैसे कैसे हो सकता है। तो ये है 0 और ये है 1, 0 1 0 1 0 और 1। तो देखो ऐसे ऐसे एक रूट हो सकता है 0 से 1 के बीच में। ये यहाँ पर एक रूट है, तो इसका ग्राफ कैसा होता है, पैराबोला। ठीक है, ये 0 से 1 के बीच में एक रूट है। ठीक है, मैं सारे ऊपर वाले पैराबोला बना रहा हूँ क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देख रहे हो आपकी पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है ना, इसलिए ज़्यादा फालतू केसेस बना नहीं रहा, और उससे फ़र्क पड़ेगा भी नहीं। एक ये वाला केस भी हो सकता है, जब एक रूट तो 0 हो और एक रूट 0 से 1 के बीच में, तब भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी।
और एक ये वाला केस भी हो सकता है कि जब एक रूट 1 हो और एक रूट 0 से 1 के बीच में। पर देखो रूट तो इसका 0 कोई भी नहीं होगा, क्योंकि 0 अगर मैं रख करके देखूंगा तो ये वाली पूरी टर्म 0, ये वाली पूरी टर्म 0 और ये वाली पूरी टर्म 4। तो ये तो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है ये वाला केस तो, और बना भी रहे हो तो वैसे भी हमें हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर एक्स्ट्रा चीज़ चेक करने की ज़रूरत है। ठीक है ना, क्या एक्स्ट्रा चीज़ चेक करने की ज़रूरत है भी बताऊँगा थोड़ी सी देर में। ठीक है, तो इधर देखो ध्यान से, जब ये दोनों रूट्स होंगे तो मैं दो चीज़ों की वैल्यू निकाल रहा हूँ। दो चीज़ों की किस किस की वैल्यू निकाल रहा हूँ? मैं निकाल रहा हूँ f(0) की और f(1) की। ये पैराबोला को ऊपर तक एक्सटेंड कर दिया। यहाँ पर f(0) क्या आ रहा है? पॉजिटिव। f(1) कितना आ रहा है? 0। यहाँ पर f(0) कितना आ रहा है? पॉजिटिव। f(1) कितना आ रहा है? नेगेटिव। यहाँ पर f(0) कितना आ रहा है? नेगेटिव। f(1) कितना आ रहा है? इससे अगर मैं आगे एक्सटेंड करूँगा तो f(1) कितना आ रहा है? पॉजिटिव। तो यहाँ पर f(0) इंटू f(1) अगर एक रूट बीच में है तो ये क्या लेस देन 0 है। इस वाले के अंदर भी क्या है? f(0) इंटू f(1), ये भी क्या है? लेस देन 0 है। यहाँ पर क्या है? f(0) इंटू f(1), ये क्या इक्वल टू 0 है। तो क्या हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि जब जब भी f(0) और f(1) इक्वल टू 0 होगा या लेस देन 0 होगा तब तब एक रूट यहाँ पर लाई करेगा। इस बात में छोटा सा एक झोल भी है, बाद में बताऊंगा मैं आपको। तो सबसे पहले f(0) हम काउंट कर लेते हैं। f(0) जब हम इसके अंदर रखेंगे f(x) की जगह पर, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 4, और 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? k² + 2 माइनस का 5x प्लस का 4, और ये क्या हो जाएगा? लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब इधर देखो ध्यान से, ये 4 तो उस साइड चला जाएगा 0 के अंदर, तो ये हो जाएगा k² माइनस का 5x और प्लस का 6 लेस देन इक्वल टू 0। तो k की वैल्यूज़ कितनी कितनी आ जाएगी? k की वैल्यूज़ आ जाएगी 2 से लेकर के और 3 तक। ठीक है, 2 से और 3 के बीच में k की वैल्यू आएगी। तो इसके बाद में हम लोग देखते हैं आगे। हमेशा जब जब भी आप ये वाला क्वेश्चन कर रहे हो तो बाउंड्री पॉइंट जरूर चेक करो कि बाउंड्री पॉइंट पर क्या हमेशा सेटिस्फाई हो रही है चीज़ें या फिर नहीं हो रही है ना। तो x = 2, k = 2 और k = 3 पर मैं एक्स्ट्रा चेक करूँगा। हमेशा इस बात की आदत डालो, क्योंकि f(0) तो एक और तरीके से भी आ सकता है। देखो किस तरीके से आ सकता है, जो तरीका शायद हम मिस भी कर सकते हैं। ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा 1। इस तरीके से भी तो f(0) और f(1) का जो प्रोडक्ट है ये कितना आ सकता है? कितना आ सकता है ये वाला प्रोडक्ट? ये वाला प्रोडक्ट आ सकता है 0, है ना। तो ये वाला प्रोडक्ट 0 केवल इन केसेस के अंदर है, इसके अंदर है, इसके अंदर है, इसके अंदर है, इस वाले केस के अंदर ना है। इसके लिए हम क्या करेंगे? बाउंड्री पॉइंट पर जो 0 वाले केसेस है, 0 कहाँ पर होगा? 0 के इक्वल कहाँ पर होगा? k = 2 और k = 3। इस पर हम अलग से चेक करके देखेंगे। तो देखो मैं एक बार यहाँ पर अलग से चेक करके देख रहा हूँ। अगर मैं k = 2 डाल देता हूँ, यहाँ पर 2 डाल देता हूँ, तो क्या हो रहा है यहाँ पर? ये हो जाएगा 6x² माइनस का 10x प्लस का 4 = 0। और मैं इसके दोनों रूट्स निकाल करके बता ही रहा हूँ आपको, है ना। उससे थोड़ा जल्दी से समझ में आ जाएगा आपको। बस ये इस बात का ध्यान रखना है आपको कि बाउंड्री पॉइंट्स आपको ज़रूर चेक करने हैं हमेशा हमेशा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x², और माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस का 2 = 0। तो ये हो जाएगा 3x x - 1, और ये हो जाएगा माइनस का 2, और ये भी हो जाएगा x - 1 = 0। तो ये क्या हो जाएगा? x - 1 और 3x - 2 = 0। तो इसमें रूट क्या आएंगे? एक रूट तो 1 आएगा। एक रूट हमें क्या चाहिए? 0 से और 1 के बीच में, 0 और 1 पर नहीं होना चाहिए, तो आ रहा है। तो 2 भी आंसर के अंदर इंक्लूड होगा। ठीक है ना। तो देखो इस वाले आंसर के अंदर 2 नहीं है, इस वाले आंसर के अंदर 2 इंक्लूड नहीं है, इसके अंदर इंक्लूडेड है, तो फिर यही आंसर है। वैसे ही आपको अगर आंसर ऑप्शन वाला क्वेश्चन ना हो तो फिर आपको 3 को भी सेटिस्फाई करा करके देखना है
कि क्या दोनों रूट इसके अंदर है या नहीं है। ठीक है ना, ये तो हो गया इसका मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 इसका यही है कि आप देखो कोई भी एक ऐसा नंबर चेक कर लो जो कि बाकी की 3 रेंजेस के अंदर नहीं है, किसी एक रेंज के अंदर है। तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ पहली रेंज के अंदर 2 नहीं है, दूसरी रेंज के अंदर भी 2 नहीं है, तीसरी रेंज के अंदर भी 2 आंसर के अंदर इंक्लूडेड नहीं है, चौथे के अंदर है। तो हमने 2 रखा इसके अंदर, ये देखा और फिर ये चेक किया क्या 2 रखने से इसकी जो कंडीशन सेटिस्फाई होनी है कि 0 से 1 के बीच में, 0 को एक्सक्लूड करो और 1 को भी एक्सक्लूड करो, 0 और 1 इनके बीच में कोई एक रूट आएगा, तो एक रूट आएगा, वो रूट क्या 2/3, और दूसरा रूट क्या आएगा 1, है ना। तो ये जो 1 रूट है ना 0 से 1 के बीच में नहीं है, बाउंड्री पर है ये। ठीक है ना, तो क्योंकि 2 आंसर के अंदर इंक्लूडेड है तो इसलिए ये वाला होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर हमें क्या करना है, एक ऐसा पॉइंट पकड़ना है जो कि बाकी के 3 आंसर ऑप्शन में है, किसी एक में नहीं है। तो अगर एग्जाम में अगर आएगा तो हमें ये वाला मेथड अडॉप्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 एक बार करके देख लो इसको। क्वेश्चन नंबर 14, तो इधर देखो ध्यान से, अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे करूंगा इस तरीके से, एफ ऑफ ए माइनस बी और एफ ऑफ ए प्लस बी, तो ये कैसे ओपन हो रहा है, ये ओपन हो रहा है ए माइनस बी और फिर इसके बाद में क्या आ रहा है एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी। कहने का क्या मतलब है, दो चीजों का प्रोडक्ट है, एक बार सम है एक बार माइनस है। तो ये क्या बोलता है कि आप इसको तो ऐसे ही बाहर निकालो और बस केवल इसको कैलकुलेट कर दो। ये मैंने बाहर किसको देख करके निकाला, इस वाले एक्सप्रेशन को देख करके निकाला, है ना। कि मतलब ये वाली चीज तो ऐसे कैसे बाहर आ जाएगी और फिर ये कैलकुलेट हो जाएगा। इसकी नकल करके निकाला है मैंने बाहर, ये इधर वाली, ये इससे कट जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, इसके बराबर आनी चाहिए। एफ ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी के बराबर आनी चाहिए। कौन सा फंक्शन हो गया ये हो गया लीनियर फंक्शन। तो इधर देखो ध्यान से, एफ ऑफ 1 की वैल्यू तो हम लोगों को दे रखी है, एफ ऑफ 2 की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 1, यानी कि 1/x1 प्लस 1/x1। तो ये कितना हो जाएगा 1/x1 एफ, ये कितना हो जाएगा एफ ऑफ 2 कितना हो जाएगा 2/x1, एफ ऑफ 3 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ, 3/x1। तो अब तो आपको पता चल ही जाएगा कि सारा का सारा कहाँ तक जाएगा, 100/x1 तक जाएगा। 100/x1 तक जाएगा तो ऊपर और नीचे तो 101 आ ही जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 101 इंटू 50, 101 से कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 1 इंटू 50। के की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से देख सकते हो, एक। ये सवाल कितनी देर का है, क्लिक कर गया तो 60 सेकंड का है, क्लिक नहीं किया तो छोड़ सकते हो, बाद में देख सकते हो इसको। ठीक है, बाहर आपने ऑब्जर्वेशन से निकाला क्या उसको, एफ ऑफ ए माइनस बी वाले चीज को? अभी क्वेश्चन नंबर, हाँ बोलो। सर वो ए माइनस बी जो था एफ जल्दी के बोलो। अंदर, सर एफ ए माइनस बी को आपने बाहर निकाला ना और फिर काट के दिया, वो ऑब्जर्वेशन से हम्म, करा क्या? हाँ, कि ओके। इस फंक्शन की जो भी वैल्यू कैलकुलेट हो रही होगी तो इसका मतलब क्या है कि ये वाली वैल्यू तो हमें जो भी माइनस की फॉर्म में आ रही है ये तो बाहर निकाल करके रखनी है, और फिर ये जो भी बन रहा होगा वो इससे बन रहा होगा, इस वाले एजम्पशन से। ठीक है सर। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी अभी बताऊंगा मैं क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलेगा मिलने में, अभी थोड़ी सी देर में बताऊंगा मैं। थर्टी वाले को। इधर देखो ध्यान से, ये वाला क्वेश्चन करवाया हुआ है ना मेरा पहले, बताना है किसी को फिर, ये किसी को पूछना है तो बताओ मुझे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करवाया हुआ है मैंने, एक बार देख लेना वहीं से। क्वेश्चन नंबर 16,
क्वेश्चन नंबर 16 आसान ही है, पढ़ने में थोड़ा सा बड़ा है, देख लो इसको भी देख लो, 15 वाले को भी। वैसे मैंने करवाया हुआ है ऑलरेडी, फिर भी देख लो, 2-3 दिन पहले ही करवाया था। ये क्या बोल रहा है, ए और बी, ठीक है ना। इसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट्स है। इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट्स मैंने कितनी कितनी मान ली, मैंने मान ली इसके अंदर भी एन और इसके अंदर भी मैंने मान ली एन। तो ये क्या है, नंबर ऑफ चॉकलेट्स, और ये क्या है, एवरेज। इसका एवरेज मैं मान रहा हूँ ए, इसका एवरेज मैं मान रहा हूँ बी, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, यहाँ से यहाँ पर एक 5 रुपए की चॉकलेट आ गई, 5 रुपए की चॉकलेट आ गई, तो ए का एवरेज कितना हो जाएगा, A-1, और बी का एवरेज कितना हो जाएगा, B+1, है ना। तो ये जो 5 जो होगा, ये पुराने एवरेज को तो बी के एवरेज को तो बैलेंस करेगा ही, प्लस कुछ एक्स्ट्रा भी लेकर के आएगा अपने साथ में। और जो एक्स्ट्रा लेकर के आएगा वो कितना लेकर के आएगा, ये हर एक नंबर, जितने भी नंबर है, नंबर कितने हैं? अब हो गए टोटल, इसको मिला करके N+1, तो N+1 से इंक्रीज करता है। दूसरी बात यह है कि अगर ये 5 वापस यहाँ पर चल जाए तो एवरेज कितना हो जाएगा, ए। तो कहने का क्या मतलब है कि 5 जो है, ये जो पुराना एवरेज आ रहा है A-1, इसके बराबर तो है ही सही। साथ में क्या रहेगा, साथ में एन चीजों को ये बढ़ा देगा, एन चीजों को 1-1 से बढ़ाएगा, इसलिए एवरेज A-1 से ए बन जाएगा, यानी कि एक्स्ट्रा एन भी लेकर के आएगा अपने साथ में। यानी कि यहाँ से दो इक्वेशन आ जाएगी, A+N = 6 और B+N इस वाली इक्वेशन से = 4। A-B करूंगा मैं, A-B करूंगा तो = हो जाएगा 2। अब आपका ये कहेगा दिमाग कि इक्वेशन तो दो ही बनी है, वेरिएबल 3 है, कैसे निकालेंगे आंसर। तो मतलब कुछ भी मान लो, फर्क पड़ ही नहीं रहा होगा। तो मैं इसको कितना मान रहा हूँ, इसको मान रहा हूँ 3 और मैं इसको मान रहा हूँ 1, ठीक है। तो व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ द चॉकलेट्स इन द 2 बॉक्सेस। तो टोटल वैल्यू ऑफ द चॉकलेट्स इन द 2 बॉक्सेस विल बी, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर मैं इसको 3 मानूंगा तो एन की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 3। तो टोटल वैल्यू ऑफ द चॉकलेट्स इन द बॉक्सेस एन ए इंटू एन बी, यानी कि NA+B। एन की वैल्यू कितनी आ रही है, 3, और A+B की वैल्यू कितनी आ रही है, 4, तो 12 हो जाएगी। और मैंने आपको पहले भी बोला था, आप लोग भूल जाते हो कि 4 और 2 भी मान लो, आंसर फिर भी सेम ही आएगा। 4 और 2 मानेंगे तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। तो दिस विल बिकम 2 × 6 = 12। सो फाइनल आंसर विल बी 12, ठीक है ना। वैसे मैं बता चुका था इस वाले क्वेश्चन को पहले। क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहा है, 3 वर्कर A, X, Y and Z are 3 workers who show Vishnu take n items for dispatch at the warehouse, ठीक है। X and Y can pack n items working 12 hours and 15 hours। तो जेड सब अकेला काम करता है, पूरी एफिशिएंसी पर काम करता है, पढ़ने में टाइम लगेगा इसको, है ना। एक्स को कर रहा है 12 घंटे में, वाई कर रहा है 15 घंटे में। टोटल वर्क में अज्यूम कर रहा हूँ इसका 60 शर्ट्स। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5, और वाई की वैल्यू, स्मॉल वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। 8 शर्ट्स पर डे और 5 शर्ट्स पर डे। इफ यू आर टू मेक टोटल 60 शर्ट्स, देन x takes 12 days, so in a single day he will make 5 shirts, ठीक है। अब इधर देखो ध्यान से, 70% काम हो जाता है 7 घंटे में, और जेड को पेयर बनाना है अपने हर एक आर के अंदर, ठीक है ना। तो हर एक ओड आर के अंदर, ये पहले आर के अंदर एक्स और जेड का पेयर होता है, फिर इवन आर के अंदर वाई और जेड का पेयर होता है, फिर किसका पेयर होता है, एक्स जेड का होता है। ऐसे करते करते इसने कितने घंटे चला है, 7 घंटे। इसे लिखने के लिए इसको ऐसे लिखते हैं, एक्स जेड का पेयर, वाई जेड का पेयर, एक्स जेड का पेयर, वाई जेड का पेयर, एक्स जेड का पेयर, वाई जेड का पेयर, और एक्स जेड का पेयर। तो देखो कितना कितना काम हो जाएगा, एक्स कितना कितना काम करता है, 5 5 काम करता है,
वाई कितना काम करता है? 4 4, तो 4 4 4, कितना काम हो गया बताओ मुझे एक बार? 9 9 9, कितना काम हो गया अभी तक? 32 काम हो गया। मुझे काम कितना करना है? 70%, 7 आवर्स के अंदर। 60 का 70% कितना होता है? 42। 42 होता है, यानी कि अभी तक ये जो पिंक और ग्रीन वाले नंबर मैंने लिखे इससे बन रहा है 32। यानी कि एक्स जेड से कितना काम करवाना है मुझे? 10 शर्ट बनवाने का काम करवाना है, और जेड 10 शर्ट बनवाने का काम कितनी देर में कर रहा है? 7 घंटे में। यानी कि स्मॉल जेड की वैल्यू, यानी कि एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 10/7 शर्ट्स पर आवर। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है? ये इसकी पूरी एफिशिएंसी नहीं है। ये इसकी कितनी एफिशिएंसी है? ये इसकी एफिशिएंसी 75%। तो जेड की पूरी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? तो 25% निकाल लो। 25% निकालने के लिए मुझे 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 3 से डिवाइड कर दो तो ये कितना हो जाएगा? 10/21। 100% एफिशिएंसी निकालने के लिए दिमाग में ही आप चाहो तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जेड की फुल एफिशिएंसी होगी 40/21 शर्ट्स पर आवर। तो इसी एफिशिएंसी से इसको 60 शर्ट्स मुझे बनवानी है। 60 शर्ट्स बनवानी है, तो टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी इनटू कितना हो जाएगा? 21। ये कट जाएगा 2 बार, ये कट जाएगा 3 बार, तो हो जाएगा 63/2, 31.5 घंटे। ये आ जाएगा आंसर। तो इसको पढ़ने में और सारे काम करने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाएगा, और इस टाइम को आप मान सकते हो करीब 150 सेकंड के आसपास। पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाकी सवाल तो आसान ही है। इधर देखो, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो कितनी? 20 तो नोटबुक्स हैं, और पेन है। फिर पेन कितना है? पेन है 12। ठीक है, he marks up the price of notebook by 15% and the price of each pen by 20%. On selling 75% of this, यानी कि कितनी सेल कर रहा है? 15 सेल कर रहा है। और एक एक नोटबुक पर कितना प्रॉफिट हो रहा होगा? एन प्रॉफिट हो रहा होगा। और एक पेन पर कितना प्रॉफिट हो रहा होगा? कितने कितने पेन बेचता है? वैसे 8 पेन बेचता है। एक पेन पर प्रॉफिट कितना हो रहा होगा? एक पेन पर प्रॉफिट हो रहा होगा पी। ये दोनों प्रॉफिट मिलाकर के कितने हो रहे हैं? 340 हो रहे हैं। ठीक है, बात आगे होगी सभी लोगों को समझ में। अब इधर ध्यान से देखो, ये हम लोगों को क्या बोल रहा है? ये हम लोगों को बोल रहा है कि अगर ये इसी पर ही बेचता है, किस पर बेचता है? ये मार्क प्राइस पर ही बेचता है। जैसे प्रॉफिट कितने का होता है? कितने का प्रॉफिट होता है इसको? इसको प्रॉफिट होता है टोटल 340 रुपए का। अच्छा, एक पेन को ये कितने रुपए से बढ़ाता है? 20 रुपए से बढ़ाता है। तो 8 पेन के ऊपर कितना प्रॉफिट होगा? तो हमें पता चल जाएगा कितना प्रॉफिट होगा। 20 रुपए का प्रॉफिट होगा, तो 8 पेन के ऊपर टोटल कितना प्रॉफिट हो जाएगा हमें? 160 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 340। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट इसका कितना होना चाहिए? इसका टोटल प्रॉफिट होना चाहिए 180। ठीक है, 180 होना चाहिए। तो अ, हर एक नोटबुक के ऊपर प्रॉफिट जो है, ये प्रॉफिट मैं लिख रहा हूँ, इसके ऊपर प्रॉफिट कितने का होगा? 20 रुपए का ही होगा। और इसके ऊपर प्रॉफिट कितने रुपए का होगा? जितने मार्कअप से किया था। एक के ऊपर कितने का? 15 × 12, तो ये होगा। तो देखो, हम इससे वो निकाल सकते हैं, है ना, इनकी प्राइस वाइज निकाल सकते हैं। इधर देखो ध्यान से, ये मार्कअप परसेंटेज था कितना? कॉस्ट प्राइस का कितना था? 15%। 5% किसके बराबर हो जाएगा? दिमाग में कर सकते हैं 3 से डिवाइड करके, तो 5% हो जाएगा 4 के बराबर। ठीक है, 100% किसके बराबर हो जाएगा? 80 के बराबर। ठीक है, तो इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी?
80 आ जाएगी। और ये क्या बोल रहा है कि इनकी जो कॉस्ट प्राइस है उसके बीच में रेशियो कितने का है, 60% है इसकी। तो ये 100 है तो ये 60 है, 60%। तो 80 का 60% कितना हो जाएगा, 48। और 20 रुपए ज्यादा पर बेच रहा है ये, 20 रुपए ज्यादा पर बेच रहा है, यानी कि मार्क प्राइस कितने कितनी की होगी इसने, समझ ही गए होंगे आप लोग, है ना। 48 + 20 यानी कि 68। ठीक है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, प्योर कैलकुलेशन है इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। ये ओवरऑल प्रॉफिट लॉस आपसे पूछ रहा है। तो अभी तक का प्रॉफिट हम लोगों के पास में कितना हुआ था, 340 का हुआ था, है ना। अभी तक हम कितने आर्टिकल बेच चुके हैं, 15। नोटबुक्स कितनी बची हुई है हमारे पास में, 15 बेच चुके, तो कितनी बची हुई है, 5। और 5 तो नोटबुक बची हुई है हमारे पास में। और ये कितना बचा हुआ है, दूसरी चीज कितनी बची हुई है हमारे पास में, 4। ये प्योर कैलकुलेशन है, उसके अंदर कैलकुलेशन अवॉइड भी नहीं होगी, मैं आप लोगों के लिए छोड़ूंगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना, कर लेना इसको। तो अभी तक का ओवरऑल प्रॉफिट पूछ रहा है ये टोटल। तो 340 तो पहले हो गया। ओवरऑल कॉस्ट प्राइस हम लोग निकाल ही लेंगे, 20 × 80 1600 प्लस 48 × 12, इसको भी कर लेना 48 × 12 अपने हिसाब से, ठीक है ना। उसका प्रॉफिट और निकाल लो। एक के ऊपर इसने फिर से कितना डिस्काउंट दे दिया, इसकी सेलिंग प्राइस कितनी रखी थी इसने, 80 + 12 92, है ना। तो 92 के ऊपर 15% डिस्काउंट ही दे रहा है वापस। तो इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, और इसके ऊपर कितना डिस्काउंट दे रहा है ये, इसके ऊपर ही 15% डिस्काउंट दे रहा है। तो टोटल इसकी मार्क प्राइस कितनी थी, 68, और ये कितना हो जाएगा, 0.8। ठीक है ना। तो 0.85 कॉमन ले लो यहाँ से, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। 0.85 60, ये हो जाएगा 160। तो 160 का 15% आपको माइनस करना है, तो 16 और 8, 16 और 8 24 माइनस करना है, तो ये कितना हो जाएगा, 136। तो ये सारे मिलाकर के कितने में बेच रहा है ये इनको, 136 में। एक छोटी सी गलती इसके अंदर की है मैंने, है ना। इसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई नहीं किया, बताया था आप लोगों को। ये 5 नोटबुक्स थी ना, तो 5 नोटबुक के लिए मुझे इसको इससे मल्टीप्लाई भी करना है साथ में, है ना। मल्टीप्लाई करके कितना बन जाएगा, 5 नोट बुक्स की मार्क प्राइस कितनी बन जाएगी, 92 × 5, तो ये कितना हो जाएगा, 460। इसका निकाल। 4 नोटबुक की प्राइस कितनी हो जाएगी, 68 × 4, 68 × 4 विल बी हाउ मच, तो 280 में से 8 कम करना है हमें, तो 272, है ना। तो ये टोटल क्या रहेगी, सेलिंग प्राइस आ जाएगी। इनकी टोटल कॉस्ट प्राइस आप लोग निकाल ही लोगे यहाँ से। इसके अंदर कैलकुलेशन है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि मैं इसकी कैलकुलेशन अवॉइड नहीं कर पा रहा हूँ, करने का तरीका मैं आपको बताया था, ठीक है ना। यहाँ से आप देखना कि इससे कम आ रही है, ज्यादा आ रही है, प्रॉफिट लॉस निकालना, यहाँ पर रखना और इससे आंसर निकालना। और ये वाला क्वेश्चन तो पहले राउंड में छोड़ भी दूंगा, जब मुझे पता लगेगा कि इसके अंदर इतनी सारी चीजें हम लोगों को। मेथड में किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ लो, मैं बता दूंगा, बाकी मैं इस क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ, ठीक है। चलो, इसके बाद में ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत आसान सवाल है, और इसके अंदर भी आपको एक नई चीज सीखने को मिलेगी अगर आपको पहले से नहीं आती होगी तो। ये क्या बोल रहा है, एक साइड इसकी कितनी है, 40 है, और जो साइड 40 है, ए बी सी, इन दोनों का सम मिलाकर के कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। 45 हो जाएगा तो मैं एक साइड को एक्स मान रहा हूँ, एक साइड को 45 - x मान रहा हूँ। एक फॉर्मूला होता है जो पता नहीं, मैंने अभी आपको करवाया नहीं होगा, कोसाइन फॉर्मूला, इसको लिख लो। कोसाइन फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी ट्राइंगल के अंदर जो कोई भी एक एंगल होता है उसका कोस लोगे, तो वो कोस का फॉर्मूला क्या बनता है, अगल बगल वाली साइड का स्क्वायर।
अगल बगल वाली साइड का स्क्वायर यानी कि 40 का स्क्वायर। रुको नीचे लिखता हूँ मैं। किसी भी ट्रायंगल के अंदर किसी भी एंगल का अगर हम कोस लेंगे तो कैसे आएगा, अगल बगल की साइड का स्क्वायर यानी कि 45 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 40 का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा 45 माइनस एक्स और अगल बगल की साइड इंटू 40। कोस 60 कितना होता है, हाफ होता है। ठीक है ना, तो आप यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। इन दोनों के अंदर वही लगा दो आप, ए प्लस बी ए माइनस बी, थोड़ा सा आसान पड़ जाएगा, इसको उस तरफ फेंक देंगे हम लोग। तो ए प्लस बी का मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पर 45 और ए माइनस बी का मतलब कितना आ जाएगा 45 माइनस 2x। ये कितना आ जाएगा प्लस का 1600 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ये 45 इंटू 40 माइनस 40x। ठीक है, इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लोगे सभी लोग, आप लोगों को ऊपर छोड़ दूं और x की वैल्यू रख करके देख लेना कि दोनों में से कौन सी साइड छोटी बन रही है। छोड़ सकता हूँ क्या मैं क्वेश्चन यहाँ के बाद में? सिंपल इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक भी नहीं है। यस सर। सिंपल इक्वेशन है, x है और क्वाड्रेटिक भी नहीं है। ठीक है ना, तो ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को करना चाहिए, एन फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, हम इसको आगे करते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता रखा है कि एक सेट के 200 नेचुरल नंबर है, एक से लेकर के 200 तक। ठीक है, और हमें क्या चाहिए इसके अंदर, हमसे वो गारंटी मांग रहा है पूरी कि हमें कितने नंबर चूज करने चाहिए मिनिमम, कि हमें हर बार ये गारंटी मिले कि दोनों के बीच का जो वेट हो वो 3 या उससे छोटा ही हो। है ना, तो मैं वर्स्ट, इस ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, बिल्कुल वर्स्ट केस लेकर के चलना है कि एक भी नंबर हमें मिल ही नहीं पा रहा है जिनके बीच में 3 या उससे कम का वेट है। तो वर्स्ट केस क्या लेना है, खराब किस्मत मान करके चलना है कि हमने पहला नंबर निकाला वो कितना निकला 1, दूसरा नंबर निकाला वो 3 के गैप में ना निकल करके 4 के गैप में निकल गया, अगला नंबर क्या निकल गया, अगला नंबर निकल गया, ये तो मैंने गलत लिखा है, 4 के गैप में निकला तो 5 निकला, अगला नंबर कितना निकला 9 निकला। सिमिलरली आखिरी का नंबर क्या निकला 197। यानी कि 197 तक कितने नंबर हो जाएंगे, ये एक एपी बन रही है, तो आप आराम से देख सकते हो कि ये नंबर कितने हो रहा है। ये नंबर हो रहा है यहाँ तक, ये फर्स्ट नंबर, ये सेकेंड नंबर। 197 एपी की कौन सी टर्म आ जाएगी, तो देखने से पता लग रहा है ये 58 टर्म, तो 50 नंबर। तो यानी कि अगर हम 50 नंबर भी चूज कर लें तब भी हमारी इतनी किस्मत खराब हो सकती है कि ये वाली इनइक्वालिटी कभी भी सेटिस्फाई ना हो। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि हमें कितने नंबर्स का सेट लेना चाहिए कि हमें गारंटी मिले कि उनमें से 2 नंबर तो ऐसे हमें मिल ही जाएंगे कम से कम जिनके बीच का गैप 3 या उससे कम होगा। क्योंकि मैंने ऑलरेडी गैप 4 का रखा है हमारी किस्मत को बिल्कुल खराब मानते हुए, तो फिर 50 नंबर तो हमने ले ही लिए। अब जब हम 51वां नंबर लेंगे ना तो कहीं पर भी इनके बीच में आएगा वो, और इनके बीच में आएगा तो जो 4 का जो गैप है इसको छोटा करके 3, 2 या 1 का बना देगा। ठीक है ना, बात आगे समझ में? इसका मतलब क्या है, 51 नंबर हम कोई भी 51 नंबर ले लें, है ना, इस सेट ऑफ 51 नंबर हम कोई भी चूज कर लें, इसके अंदर से हमें कम से कम एक पेयर ऐसा मिल ही जाएगा जिसके अंदर 100 का गैप 3 या उससे छोटा होगा। ये वाला क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ, आप लोगों को आता होगा पहले से। ठीक है ना, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 20 इज अगेन ए वेरी इजी क्वेश्चन, किया भी होगा बहुत सारे लोगों ने। तो करेक्ट, अनअटेम्प्टेड और रॉन्ग। तो करेक्ट के लिए +1 है, अनआंसर्ड के लिए माइनस का 2.5 है, और रॉन्ग के लिए कितना है, रॉन्ग के लिए प्लस का 0.5। ठीक है ना, तो इसने रेशियो दे रखा है हमें करेक्ट और अनआंसर्ड का, करेक्ट और अनआंसर्ड का, करेक्ट टू इनकरेक्ट का रेशियो इसने दे रखा है हमें। मैं इधर लिख लेता हूँ करेक्ट और इनकरेक्ट, करेक्ट यानी और रॉन्ग का रेशियो इसने दे रखा है 5:3। सर इनकरेक्ट का -0.5 है ना? मैंने गलत लिख दिया ना, माइनस है। सर
ये हो जाएगा, इसका रेशियो ये हो जाएगा, रेशियो ऑफ इनकरेक्ट टू अनआंसर। इनका रेशियो कितना है, 4:1। ये रेशियो हमें कंबाइन करना आता है, ये 20-12 होती है, सभी लोगों को आता होगा। तो करेक्ट कितने हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे 20x, अनआंसर्ड कितने हो जाएंगे 3x, और ये कितना हो जाएगा 12x। इसको चाहो तो, आप चाहो तो इसको 4 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, है ना। कर लो 4 से मल्टीप्लाई, या रहने दो, यही रहने दो, देख लो ऐसा भी ठीक लगता है, क्योंकि ये थोड़ा सा खराब हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। कर लो मल्टीप्लाई, मुझे पॉइंट पसंद नहीं है। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -12x। अभी तो नंबर ऑफ क्वेश्चन है केवल, है ना। इसको माइनस माइनस मत लगाओ भी, यहाँ पर नीचे लगाएंगे। और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये कितना आ जाएगा, 48x। 80 से के 80x मार्क्स, ठीक है। इसके गलत के कितने कटेंगे हमारे, 1/4, यानी कि -3x। इसके कितने कट जाएंगे, इसके कट जाएंगे आधे, आधे कट जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 24x इज इक्वल टू कितना लाना है, 53। ये 53 आ रहा है मेरे हिसाब से। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है कि टोटल वैल्यू क्या थी आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की। x की वैल्यू 1 आ रही है, तो टोटल कितने क्वेश्चंस थे, 35 क्वेश्चन थे। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है ना, इसके अंदर कुछ करना नहीं है हम लोगों को। इस चीज को देख लेना एक बार, इस चीज को कैसे कंबाइन करते हैं। इससे ऑरेंज वाला बना नंबर मल्टीप्लाई करके, इससे ये पिंक वाला नंबर बना, और इससे ये ग्रीन वाला नंबर बना, मल्टीप्लाई करके रेशियो कंबाइन करने की, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आसान है। मुझे तो पता ही है कि log 3 जरूर है, बाकी हाफ पावर अपॉन में जाएगी, और 1 अपॉन के अंदर है 1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, और 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, log आगे n²/3। अगली टर्म क्या आएगी, log n³। मैंने मल्टीप्लाई क्यों कर दिया, क्योंकि log प्लस के अंदर है, तो फिर ये हो ही जाएंगे, log n⁴। तो ऐसे करते करते कितनी टर्म मुझे लानी है, 24 टर्म मुझे लानी है। पहली टर्म के अंदर n का स्क्वायर बन रहा है, दूसरी टर्म के अंदर क्यूब बन रहा है, तो 24वीं टर्म के अंदर क्या बनेगा, n⁻25 बनेगा, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1296। अब इधर देखो, 1 से लेकर के 25 तक का जो सम है, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, 2 से लेकर के 25 तक का सम कितना हो जाएगा यहाँ पर, 24 × 27 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि कितना हो जाएगा, 12 × 27, ठीक है ना। 12 और 27 कितना होता है, 324। ये मैंने क्या किया है, ये सारी की सारी पावर्स ऐड हो जाएगी, तो एपी का फॉर्मूला लगा करके ऐड किया है मैंने। तो ऐड होने के बाद में कितना हो जाएगा, n⁻324। एक बहुत ही फेमस नंबर है, आप लोगों को याद भी आ रहा होगा क्या होता है। और ये 1296 भी एक फेमस नंबर है, ये होता है 36 × 36, 36 × 36, ठीक है ना। अब इधर देखो ध्यान से, 324 भी एक फेमस नंबर है, ये क्या होता है, ये आगे आ जाएगा 324, और 324 आगे आकर के नीचे चला जाएगा, इधर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 36 × 36 है। और ये 324 भी एक फेमस नंबर होता है, ये होता है 18 × 18। ये कितना हो जाएगा, log n/3। कितना आ रहा है ये, 2 × 2 कितना आ रहा है, 4। तो log n/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, और n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3⁴ यानी कि 81। मैंने शायद थोड़ा सा जल्दी कर दिया, किसी को कुछ पूछना है तो पूछना है किसी को कुछ। नो सर। बिल्कुल,
ठीक है चलो। अब क्या ये वाला केस हम लोगों ने कभी पढ़ा है? ये वाला केस, ये वाला क्वेश्चन अगर आप छोड़ करके आते हो, मैं पूरी पूरी गलती आप लोगों को बताऊंगा। अगर आप में से कोई भी मुझे बता पाए कि ऐसा क्वेश्चन हमने कहाँ किया है तो बताओ। ये कह रहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन 8 आइडेंटिकल चॉकलेट्स बी पुट इनटू 4 आइडेंटिकल बॉक्सेस वेयर एनी नंबर ऑफ बॉक्सेस मे रिमेन एम्प्टी। ठीक है, तो सबसे पहले तो केस वन में मानूंगा, केस वन में क्या मानूंगा कि सारे के सारे एक ही किसी बॉक्स के अंदर चले जाएं, है ना? सारे के सारे एक के अंदर जाएं, बाकी 3 एम्प्टी, एम्प्टी और एम्प्टी। तो ऐसा करने का केसेस, ऐसा करने के तरीके होंगे, क्योंकि कौन से एक के अंदर जाएंगे उससे तो फर्क पड़ेगा नहीं ना, क्योंकि चारों के चारों बॉक्सेस आइडेंटिकल है ना। आगे कह रहा है 2 के अंदर चले जाएं, बाकी के 2 क्या रहे, एम्प्टी एम्प्टी रहे। तो 7 1 हो जाएगा, 6 2 हो जाएगा, ठीक है ना, 5 3 हो जाएगा, 4 4 हो जाएगा। अब आपको ऑर्डर भी कंसिडर करेंगे तो जवाब है ऑर्डर तो क्यों कंसिडर करेंगे जब बॉक्सेस ही आइडेंटिकल है। तो 4 तरीके से। केस 3, 3 के अंदर जाएगा, एक खाली रहेगा, एक खाली रहेगा। तो सबसे पहले तो 6 1 1, 6 के अलावा और कोई केस बन सकता है तो जवाब नहीं बन सकता। अब 6 के अलावा मैं बनाऊंगा 5, तो 5 1 2, ये बनेगा 5 से भी। फिर मैं बनाऊंगा 4 से, तो 4 से अब मुझे इन दोनों का मिला करके 4 बनाना है। 4 3 1, 4 2 2, बस ये बनेगा। इसके बाद में बनाना है मुझे 3 से, 3 से मुझे बनाना है, तो बाकी दोनों का मिला करके मुझे कितना रखना है, बाकी दोनों का मिला करके रखना है मुझे 5, 5 रखना है। तो बस और काउंटिंग ना हो हमारे केस के अंदर, इसलिए हमें ध्यान रखना है कि 4 से छोटा ही रखना है। इस तरह बड़ा रखोगे ना वापस साथ, तो फिर और काउंटिंग हो जाएगी, है ना। इस बात का ध्यान रखना। 4 1 मत लेना, क्योंकि 4 1 लोगे तो ये कंसिडर कर लिया। तो आप ये देखना है, इसको आपको नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखोगे तो फिर गलती नहीं होगी। मतलब ये मान करके चलना है, जो भी वाला बॉक्स है ना, इसमें सबसे बड़ा नंबर रहेगा, इधर की तरफ जब भी हम लोग मूव करेंगे स्कोप ऑफ एरर के अंदर लिख लेना, है ना। हाउ टू अवॉइड द एरर ऑफ ओवर काउंटिंग, सो वी आर टू कीप आवर ऑर्डर स्ट्रिक्टली नॉन इंक्रीजिंग। नॉन इंक्रीजिंग का मतलब होता है इधर से इधर जाए तो इंक्रीज ना हो, कांस्टेंट रहे, घट जाए, इंक्रीज ना हो। तो यही एक तरीका होगा मेरे हिसाब से, तो 3 के साथ में, ठीक है ना। इसके बाद में 2 के साथ में क्या तरीका होगा, तो कहने का क्या मतलब है कि 2 के साथ में सारे के सारे नंबर 2 या उससे छोटे लेने पड़ेंगे, 6 ही बनेगा तो बन ही नहीं पाएगा, तो ये गलत कर दो। तो इसके कितने केसेस हैं, 5। ठीक है, अब आप लोग कहोगे कि इसके अंदर मैंने नॉन इंक्रीजिंग नहीं रखा, तो कोई बात नहीं, इसको 2 लिख लेना, कंफ्यूजन ना हो, 2 को इधर 1 को इधर ऐसे करके लिख लेना, है ना। नहीं रखा पर बैकग्राउंड में मुझे ध्यान था कि मुझे नहीं रखा। केस नंबर 4, चारों के अंदर जाना है कुछ ना कुछ, चारों के अंदर जाना है। तो पहला केस कैसे बनाओगे, सबको एक 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 दे दो, कितने बच गए 4, तो पहले वाले को दे दो। तो पहला वाला केस तो इससे बन गया 4 1 1 1, 5 हो गया ना। ठीक है। दूसरा वाला केस क्या बना, 3 2 1 4 से 1, भी चॉकलेट। सर 5 होगा ना वहाँ पर। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्या हो जाएगा, मैं को शिफ्ट शिफ्ट करके कर सकता हूँ केस के अंदर, तो कर सकते हैं। इधर देखो ध्यान से, अगर मैं सर 3 8 3, चॉकलेट्स हैं टोटल। सर वहाँ हाँ 4 की जगह 5 होगा ना। पहला सर केस नीचे। मैंने बता दिया। तो ये कितना हो जाएगा, मैंने यहाँ से इसमें एक शिफ्ट किया, ठीक है ना, यहाँ से इसमें मैंने एक शिफ्ट किया। इसके बाद में फिर मैंने एक और शिफ्ट किया यहाँ से, तो 3 3 1 1, 5 को लेकर के यही बन सकता है, 4 को लेकर के केवल यही बन सकता है, और कोई बनेगा नहीं। 3 को लेकर के और भी कुछ बन सकता है,
तो देखो यहाँ से 3 को लेकर के तो बन सकता है 3 2 2 1, ठीक है ना, ये भी बन सकता है। 3 को लेकर के 2 बन सकता है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं केसेस बनाने के तरीके बताता हूँ। ये एक अच्छा सवाल है, ये आपको हेल्प करेगा कभी भी केसेस बनाने के अंदर। मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले तो मैंने सबसे बड़े वाले में से इधर एक सेलेक्ट किया, 4 रह गया, 2 रह गया। फिर 2 में से अगर मैं एक इधर डाल दूंगा ना, तो ये नॉन इंक्रीजिंग वाला ऑर्डर बिगड़ जाएगा, तो फिर और काउंटिंग हो जाएगी, इधर 2 हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा, जो कि हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं। 3 में से इस 3 को ऐसे रखा, पहले इस ऊपर वाले से नीचे वाला कैसे बनाया, इसमें से इसको एक 3 दे दिया। फिर इसमें से इसको कैसे बनाया, इसमें से इसको देंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर 4 हो जाएगा, और काउंटिंग, अगर आपने ऑर्डर का ध्यान नहीं रखा है तो। फिर क्या करना है हम लोगों को, फिर मैंने क्या किया, इसमें से इसको दे दिया, तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 2 2। अब मैंने क्या किया, इसमें से इसको दे दिया, तो 2 2 2 2 हो गया। कितना आ गया यहाँ से भी, 5। 5। एक बार इसका आंसर चेक कर लेना, इसका आंसर कितना आ रहा है, 15। आंसर चेक करके बता दो मुझे एक बार, कोई भी। कनन क्या आंसर है इसका?